नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है MS 900 सर्टिफिकेशन सीरीज के अंदर। तो आज हम लोग जो है वो कोर पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं अपने सर्टिफिकेशन का। और मैं बताने वाला हूं आप लोगों को जो हम मॉड्यूल नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम लोग जो क्लाउड के बारे में हम जानकारी लेंगे। क्लाउड है क्या चीज? तो सबसे पहले स्टार्टिंग जो होती है, अब मैं ऑफिशियल कंटेंट ही यूज कर रहा हूँ और ऑफिशियली ही आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि अगर इसके बाद अगर आप सर्टिफिकेशन के लिए जाते हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मैं सर्टिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए ही जो भी वीडियोस डाल रहा हूँ वो सब सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही है, ऑफिशियल है भाई। सो व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? अब हम जब हमारे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं अगर MS 900 की बात करूं या मैं AZ-104 की बात करूं या एजोर की बात कर रहा हूं, एजोर में किसी भी सर्टिफिकेशन की बात कर रहा हूं, डेवऑप्स की बात कर रहा हूं, फंडामेंटल की बात कर रहा हूं, या फिर नेटवर्किंग सिक्योरिटी, या फिर डेवलपर जो सर्टिफिकेशन है, किसी भी तरह की सर्टिफिकेशन की जो क्लाउड के अंदर आ रहा है, तो मुझे पता होना चाहिए क्लाउड क्या है। और जब हम सोचते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है तो क्या बात हमारे माइंड में आती है? तो सिंपल है क्लाउड कंप्यूटिंग को डिफाइन करना। ठीक, कैसे डिफाइन करोगे आप? तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये है कि जितने भी आईटी रिसोर्सेज हैं उनको अगर मैं इंटरनेट से एक्सेस कर रहा हूँ, जैसे कि कंप्यूटर रिसोर्स, कोई वर्चुअल मशीन आप एक्सेस कर रहे हो ओवर द इंटरनेट, स्टोरेज एक्सेस कर रहे हो ओवर द इंटरनेट, या नेटवर्क एक्सेस कर रहे हो ओवर द इंटरनेट, डेटाबेस एक्सेस कर रहे हो ओवर द इंटरनेट। तो अगर मैं कोई भी रिसोर्स को ओवर द इंटरनेट एक्सेस कर रहा हूं तो वो रिसोर्स क्या होगा? वो क्लाउड रिसोर्स होगा। और उस रिसोर्स के लिए मुझे अपने सर्विस प्रोवाइडर को पे करना होगा, उसे हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। देखो यहाँ पे, सो इज द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट इनेबलिंग फास्टर इनोवेशन। तो आप अपने जो एप्लीकेशंस हैं उनको फास्टली इनोवेट कर सकते हो। इनोवेशन जो है वो इजी हो गया है क्लाउड के ऊपर। फ्लेक्सिबल रिसोर्सेज, यू कैन स्केल अप स्केल डाउन योर रिसोर्सेज। इकोनॉमिक ऑफ स्केल, सो चीपेस्ट रिसोर्सेज आपको मिलेंगे। आप प्राइस कॉस्ट सेविंग कर सकते हो क्योंकि रिसोर्स जो है वो सर्विस प्रोवाइडर के एंड पे है। आप उसको यूज करो, यूटिलाइज करो, और जो जितना यूटिलाइज किया है 2 घंटे, 3 घंटे, 4 दिन, 5 दिन, उसके लिए आप उसको पे कर दो। नेक्स्ट, जब हम क्लाउड में मूव कर रहे होते हैं तो क्लाउड के अंदर एक मॉडल होता है जिसको हम बोलते हैं शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। अब क्लाउड में जाते हैं ना, तो अपने को एक चीज पता होनी चाहिए, वो क्या? कि मैं कहाँ रिस्पॉन्सिबल होऊंगा और मेरा सर्विस प्रोवाइडर कहाँ रिस्पॉन्सिबल होगा। उसको हम बोलते हैं शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल, और ये हमको क्लियर विजिबिलिटी होनी चाहिए इसके ऊपर। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले ऑन प्रोमाइस से, दैट मींस हमारा जो खुद का डेटा सेंटर होगा, फिजिकल डेटा सेंटर होगा। अगर मैं फिजिकल डेटा सेंटर की बात करूंगा तो फिजिकल डेटा सेंटर मैं मैनेज करूंगा ऑन प्रेम के अंदर। फिजिकल नेटवर्क को मैं मैनेज करूंगा, फिजिकल होस्ट को मैं मैनेज करूंगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं मैनेज करूंगा, नेटवर्क को मैं मैनेज करूंगा, एप्लीकेशंस को मैं मैनेज करूंगा, आइडेंटिटीज एंड डायरेक्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं मैनेज करूंगा, अकाउंट्स एंड आइडेंटिटी को मैं मैनेज करूंगा, डिवाइसेस को मैं मैनेज करूंगा, इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा को मैं मैनेज करूंगा। बट जब ये बात आती है क्लाउड के अंदर, तो क्लाउड में हमारे पास क्या होता है? 3 सर्विस मॉडल्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर। तो अब मैं कैसे बताऊंगा कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं क्या क्या मैनेज करूंगा, क्योंकि क्लाउड एंड पे है। अगर ये क्लाउड एंड पे होगा तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि कहाँ पे मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा और कहाँ पे मेरा सर्विस प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की। तो जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में जा रहे होते हो तो ऑब्वियसली हम क्लाउड में मूव कर रहे हैं। तो डेटा सेंटर जो है वो आपका सर्विस प्रोवाइडर जो है वो मैनेज कर रहा है। फिजिकल नेटवर्क डेटा सेंटर का सर्विस प्रोवाइडर मैनेज कर रहा है। फिजिकल होस्ट जो सर्विस प्रोवाइडर होंगे वो आपका सर्विस प्रोवाइडर मैनेज कर रहा है। इसका मतलब अज्यूम करो ये मेरा डेटा सेंटर है, इस डेटा सेंटर के अंदर मेरे पास रैक्स है। इन रैक्स के अंदर क्या होंगे? फिजिकल होस्ट प्लेस होंगे, होस्ट कंप्यूटर जिसके ऊपर वर्चुअल मशीन बनती है। फिर यहाँ पे फिजिकल नेटवर्क होगा, पावर होगी, ठीक है, ये सारे रैक्स कनेक्टेड होंगे फिजिकल नेटवर्क और पावर से। तो अब ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर कौन मैनेज कर रहा है? ये हमारा सर्विस प्रोवाइडर मैनेज कर रहा है। हम कहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे? तो मैंने बोला कि मैं अब एक सीक्वल डेटाबेस जो है वो यूज करने वाला है। तो उसको यूज करने के लिए मुझे चाहिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे चाहिए एक वर्चुअल मशीन जो कि हो विंडोज सर्वर 2016, जिसके अंदर मैं सीक्वल डेटाबेस डाउनलोड करूंगा, इंस्टॉल करूंगा और कॉन्फ़िगर करूंगा जैसे मेरी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो मैं अब यहाँ पे आ जाऊंगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम मैं मैनेज करूंगा जो कि मुझे मिलेगा सर्विस प्रोवाइडर से। उसके बाद नेटवर्क कंट्रोल्स, जो मेरा नेटवर्क ट्रैफिक है उसको मैं मैनेज करूंगा।
एप्लीकेशन जो भी मैं होस्ट करूंगा इस वर्चुअल मशीन के अंदर उसको लिए मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। आइडेंटिटीज एंड डायरेक्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। अकाउंट्स एंड आइडेंटिटीज मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। डिवाइसेस मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। इंफॉर्मेशन एंड डेटा विच आई एम स्टोरिंग हियर आई वुड बी रिस्पॉन्सिबल, मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा यहाँ पे। इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। अब बात करें नेक्स्ट लेवल की, नेक्स्ट जो है वो है पैस। अगर मैं पैस की बात करूं, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या होता है, ये देखो पैस। पैस में अप टू ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर वुड बी रिस्पॉन्सिबल। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम तक तो सर्विस प्रोवाइडर ही रिस्पॉन्सिबल है कंप्लीटली। अब जब बात करेंगे नेटवर्क कंट्रोल्स की, तो नेटवर्क कंट्रोल में क्या होता है कि सपोज करो अगर मैं पैस की बात कर रहा हूँ तो मैंने एक ऐप सर्विस होस्ट कर दी एज़्योर के अंदर। अगर मैं ऐप सर्विस होस्ट कर रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट जो नेटवर्क होता है वो तो पब्लिक अनोनिमस एक्सेस होता है वेब एप्लीकेशन के ऊपर। मैं चाहता हूं कि ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट हो, जहां पे मैं एज़्योर एडी B2C को लाऊं, उसमें मैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जीमेल, फेसबुक इन सबको लाऊं और इनके थ्रू मैं अपने यूजर्स को ऑथेंटिकेट करवाऊं, तो वहां पे मैं रिस्पॉन्सिबल हो जाऊंगा। ट्रैफिक जो फिल्टर करना है बाय डिफॉल्ट क्या होता है, HTTP HTTPS होता है, आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो वीनेट के साथ और आप फिल्टरिंग कर सकते हो, तो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट आपको एक डिफॉल्ट फिल्टरिंग देगा, डिफॉल्ट प्रोटोकॉल्स जो होंगे वो ओपन होंगे, रेस्ट आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सिमिलरली जब आप एप्लीकेशन होस्ट कर रहे हो तो आप एक रन टाइम सेलेक्ट करोगे, .NET, जावा, PHP, पाइथन, रूबी, तो जो भी आपने रन टाइम सेलेक्ट किया उस रन टाइम के अकॉर्डिंग आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। ठीक, जहां पे आप अपना कोड ला सकते हो और टेस्ट कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन को। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एप्लीकेशन टर्म्स में आपको रन टाइम देगा और एक डिफॉल्ट एप्लीकेशन दे देगा। जैसे मैंने .NET सेलेक्ट किया तो एक डिफॉल्ट .NET की एप्लीकेशन उसमें आ जाएगी। अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरे पास मेरी ऑर्गेनाइजेशन की कस्टम वेब एप्लीकेशन है, तो वहां पे मैं लाऊंगा उसको और मैं कस्टमाइज करूंगा, तो एप्लीकेशन के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। ठीक, आइडेंटिटीज एंड डायरेक्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर अगेन अनोनिमस ऑथेंटिकेशन बाय डिफॉल्ट रहेगी, आप खुद भी यूजर्स को ऑथेंटिकेट करवा सकते हो। अकाउंट्स एंड आइडेंटिटीज यू वुड बी रिस्पॉन्सिबल कंप्लीटली, कौन एक्सेस करेगा, कौन मैनेज करेगा। डिवाइसेस you would be responsible. Data which you are storing inside your application you would be responsible into PaaS. नेक्स्ट जो लेवल है हमारे पास उसको हम बोलते हैं SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। जब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की बात आती है तो अप टू एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन जो है वो डिजाइन करती है सर्विस प्रोवाइडर ने, जैसे जैसे कि M365, शेयर पॉइंट, CRM, वन ड्राइव, करेक्ट। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये एक SaaS एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन ऑलरेडी बना दी गई है, अब उस एप्लीकेशन को हमें यूज करना है, तो हम कहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो बात जब आती है आइडेंटिटी एंड डायरेक्टरीज, तो अब अगर मैं M365 का लाइसेंस परचेज कर रहा हूँ तो मैं यूजर के मेल बॉक्सेस बनाऊंगा, तो जिन यूजर को मैं ऐड करने वाला हूँ उन यूजर को मुझे क्या परमिशन देनी है, तो मैं उनको रोल असाइन करूंगा, वहां पे मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी मिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात करेंगे अकाउंट्स एंड आइडेंटिटीज की, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आपको एक यूजर जो होगा वो आपका एडमिन होगा, फिर आप यूजर अकाउंट ऐड करोगे और उनको परमिशंस दोगे, तो यहाँ पे कंप्लीटली आप रिस्पॉन्सिबल हो। डिवाइसेस यू वुड बी रिस्पॉन्सिबल वेयर यू गोइंग टू एक्सेस एप्लीकेशन। ठीक, और इंफॉर्मेशन एंड डेटा, सो डेटा जैसे कि मेल आ रही है, शेयर पॉइंट है, वन ड्राइव है, तो जो भी आप डेटा स्टोर कर रहे हो उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होगे। ये आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है SaaS के अंदर। तो इसको बोलते हैं हम लोग शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल क्लाउड के अंदर। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड की। तो सबसे पहले जो है वो है प्राइवेट क्लाउड। अब प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, तो जैसे नेम जो है वो इसको वैसे एक्सप्लेन करता है। प्राइवेट क्लाउड का मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है ABC, ठीक, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का डेटा सेंटर है, उस डेटा सेंटर के अंदर अगर मैं कोई क्लाउड एप्लीकेशन डिजाइन कर रहा हूँ जो कि विद इन द डेटा सेंटर ही एक्सेसिबल होगी, और सिर्फ डेटा सेंटर के एम्प्लॉइज जिनका की ईमेल आईडी होगा abc.com के साथ, सफिक्स के साथ, वही एक्सेस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड। सो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट अ क्लाउड एनवायरनमेंट इन देयर डेटा सेंटर, सो इट मींस हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक क्लाउड एनवायरनमेंट बनाएंगे। ऑर्गेनाइजेशंस आर रिस्पांसिबल फॉर ऑपरेटिंग द सर्विसेज दे प्रोवाइड, सो हम रिस्पॉन्सिबल होंगे, ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होगी उन सर्विसेज के लिए जो वो प्रोवाइड कर रही है। डज नॉट प्रोवाइड एक्सेस टू यूजर्स आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल यूजर्स के लिए कोई एक्सेस नहीं होगा, उनके लिए वो सर्विसेज अलाउड नहीं है, तो इंटरनल यूजर ही एक्सेस कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड। अगला जो है वो है पब्लिक क्लाउड। अब पब्लिक क्लाउड क्या है, तो पब्लिक क्लाउड जैसे नेम अगेन एज नेम स्टेट पब्लिक, so let me select my pen, is name state public, public means
वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर एवरीवन। सो क्लाउड जो कि अवेलेबल होगा सबके लिए, एक इंडिविजुअल यूजर के लिए और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, दैट इज कॉल्ड पब्लिक क्लाउड। सो ऑन बाय अ क्लाउड सर्विस और होस्टिंग प्रोवाइडर जैसे कि AWS, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो ये क्या है, पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को, provide resources and services to multiple organizations and users. So being an individual user, I can create account on their platform, you can create account on their platform, or any organization they can create their account. So कोई भी access कर सकता है. Access through secure network connection, that means over a SSL and TLS disconnection, you will access their services, public cloud services, and for which you will pay to your service provider. Next, सर्विस जो है, मॉडल जो है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड मॉडल। अभी हाइब्रिड क्लाउड मॉडल क्या होता है? तो हाइब्रिड क्लाउड में क्या है, ये कॉम्बिनेशन है पब्लिक और प्राइवेट का। तो क्या मतलब हुआ, मतलब मेरे पास है प्राइवेट क्लाउड, मतलब मेरा खुद का डेटा सेंटर, ये है प्राइवेट क्लाउड, और मेरे पास है पब्लिक क्लाउड। तो रिसोर्सेज मेरे पब्लिक क्लाउड में भी हैं, प्राइवेट क्लाउड में भी हैं। मैं इनको इंटीग्रेट कर रहा हूँ। जब मैं इनको इंटीग्रेट करूंगा तो इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड सिनेरियो। अब किस सिचुएशन के अंदर, आपको याद होगा मैंने जो एग्जांपल दिखाया था इससे पहले वीडियो के अंदर, हाइब्रिड वाला, तो हमारे पास डेटा सेंटर भी था और हमारे पास एजर सर्विसेज भी थी। तो कौन से यूज केसेस होंगे जहां पर मैं इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करूंगा? तो जब इस तरह की बात आती है हाइब्रिड वाली, तो कई बार क्या होता है कि हम इसको डिसाइड करते हैं कंप्लायंस के अकॉर्डिंग, लीगल ऑब्लिगेशंस के अकॉर्डिंग, लीगल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। अब मैं कोई एप्लीकेशन डिजाइन कर रहा हूँ, वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ या डिजाइन कर रहा हूँ जो कि फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होगी, बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी, जहाँ पे कस्टमर डेटा जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसको हमें प्लेस करना है एक सिक्योर लोकेशन के ऊपर। तो उस केस के अंदर मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा फ्रंट एंड है, दैट मींस जो मेरा वेब एप्लीकेशन है, उसको मैं प्लेस कर दूंगा क्लाउड में। जो डेटाबेस है उसको मैं प्लेस कर दूंगा ऑन प्रोमाइस के अंदर और इंप्लीमेंट कर दूंगा हाइब्रिड कनेक्टिविटी। क्योंकि फ्रंट एंड क्या होता है, वो ऑलवेज जो है वो एक्सपोज होता है इंटरनेट को, तो वो तो ओपन, ऑलरेडी ओपन है, तो उसको मैं क्लाउड में रख सकता हूँ। बट जो डेटा मैं रिसीव कर रहा हूँ, इट शुड बी प्लेस और इट शुड बी सिक्योर। सो मेरा जो खुद का डेटा सेंटर है वहां पर मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ हर तरह से, सिक्योरिटी के लिए हो या फिर मेरा रिसोर्स उसके लिए हो, फिजिकल सर्वर, मेरे पास कंप्लीट कंट्रोल है मेरे डेटा सेंटर के अंदर। तो इसलिए जो कस्टमर डेटा होगा और जो मेरा डेटाबेस होगा वो होगा मेरे फिजिकल डेटा सेंटर के अंदर। ये एग्जांपल है 2 tier एप्लीकेशन का, जहां पे आप हाइब्रिड सिनेरियो यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉडल कंपैरिजन की, तो ये जो तीनों मॉडल में डिस्कस किए, इनके अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो हम इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ये देखो। पहला पब्लिक क्लाउड। जब पब्लिक क्लाउड की बात करते हैं तो पब्लिक क्लाउड में कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता स्केल अप करने के लिए। मुझे सीपीयू बढ़ाना है, मुझे रैम बढ़ानी है, स्टोरेज बढ़ाना है, तो मुझे फिजिकल डेटा सेंटर के अंदर मुझे परचेज करना होगा, इन्वेस्टमेंट होगी। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप इंक्रीज करो, स्केल अप करो, जो भी रिसोर्स आप स्केल अप करोगे या जो भी आप अपग्रेड करोगे उसके लिए आपको पे करना होगा। और जितने टाइम के लिए आपने उसको अपग्रेड किया है, मान लो मैंने अपग्रेड किया, मेरे एप्लीकेशन पे स्पाइक आया और अभी मैं यूज कर रहा हूँ 1 वर्चुअल सीपीयू एंड 1 GB रैम, करेक्ट। तो कुछ स्पाइक आया मेरे एप्लीकेशन के ऊपर और परफॉर्मेंस इशू आना शुरू हुआ, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको 2 वर्चुअल सीपीयू एंड 4 GB रैम कर दिया। जैसे ही मैंने इसको इंक्रीज किया, और अब अज्यूम करो कि मैं इसको यूज कर रहा हूँ 2 घंटे के लिए, 2 आवर्स के लिए, तो मुझे सिर्फ 2 आवर्स के लिए ही इस रिसोर्स के लिए पे करना होगा मेरे सर्विस प्रोवाइडर को। आफ्टर 2 आवर्स अगेन आई स्केल डाउन माय रिसोर्स टू 1 वर्चुअल सीपीयू एंड 1 GB रैम, क्योंकि वो स्पाइक जो है अब वो नहीं रहा, ठीक है। तो उस केस के अंदर मैं वापस लूंगा, तो मैं उसको रिड्यूस कर दूंगा, फिर से अब मैं इस रिसोर्स के लिए पे करूंगा मेरे सर्विस प्रोवाइडर को। तो यहाँ पे कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, जो आप यूज करोगे उसके लिए आपको पे करना होगा। एप्लीकेशन कैन बी प्रोविजन क्विकली एंड डी प्रोविजन। तो इसका मतलब क्या है, पहली बात तो हमें ये समझनी चाहिए, जब क्लाउड की बात आती है ना, तो क्लाउड में हम क्या कर सकते हैं, हम मिस्टेक कर सकते हैं, हम इजिली चीजों को लर्न कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी रिसोर्स आप क्विकली आप डिप्लॉय कर सकते हो और क्विकली आप उसको डी प्रोविजन कर सकते हो। टेस्ट करो, कोई बग आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ गलत कर दिया, डिलीट कर दो, फिर से बना लो, और इमीडिएटली ऑन डिमांड है रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हो जाएगा विद इन फ्यू सेकंड्स और विद इन फ्यू मिनट, डिपेंड करता है कौन सा रिसोर्स आप बना रहे हो। तो आप इजीली इसको डिप्लॉय कर सकते हो, क्विकली डिप्लॉय कर सकते हो, क्विकली इसको डिलीट भी कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन पे फॉर व्हाट दे आर यूजिंग। तो आप
जो भी रिसोर्स यूज कर रहे हो, जो भी सर्विस यूज कर रहे हो, उसके लिए आपको पे करोगे अपनी सर्विस प्रोवाइडर को। प्राइवेट क्लाउड, जब मैं प्राइवेट क्लाउड की बात कर रहा होता हूँ तो सबसे पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना होता है। हार्डवेयर मस्ट बी परचेज फॉर स्टार्टअप एंड मेंटेनेंस। तो मैं पहले कोई स्पेस रेंट लूंगा या मेरे पास खुद का स्पेस होगा, उसके अंदर फिर मैं हार्डवेयर परचेज करूंगा, रैक्स परचेज करूंगा, पैच पैनल्स, केबलिंग, तो सेटअप करूंगा मेरा डेटा सेंटर। डेटा सेंटर सेटअप होने के बाद मैं उसकी हाई अवेलेबिलिटी, पावर बैकअप, कूलिंग, मेंटेनेंस, ये सब के लिए फोकस करूंगा। तो इसका मतलब ये होगा कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करूंगा सबसे पहले। ऑर्गेनाइजेशंस हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज एंड सिक्योरिटी। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनको कंप्लीट कंट्रोल होता है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, क्योंकि सब कुछ हमारे पास ही है, हमारे एंड पे ही है, ठीक है। और सिक्योरिटी के ऊपर क्योंकि हम मैनेज कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशंस आर रिस्पांसिबल फॉर हार्डवेयर मेंटेनेंस एंड अपडेट। तो हम ही रिस्पांसिबल होंगे मेंटेनेंस के लिए, हार्डवेयर मेंटेनेंस के लिए और अपडेट्स के लिए प्राइवेट क्लाउड में। जब हम बात करते हैं हाइब्रिड क्लाउड की, तो हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है? मोस्ट फ्लेक्सिबल मॉडल है। क्यों? क्योंकि मैं इसमें चूज कर सकता हूँ कि मुझे अपनी एप्लीकेशन कहाँ रन करनी है और मेरे एप्लीकेशन का कौन सा पार्ट कहाँ पे रन करना है। अगर 2 टियर एप्लीकेशन है तो फ्रंट एंड और डेटाबेस होगा, तो फ्रंट एंड मुझे कहाँ रखना है, पब्लिक में रखना है, और बैक एंड मुझे कहाँ रखना है, प्राइवेट में रखना है, ये मैं डिसाइड कर सकता हूँ। सो ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन वेयर टू रन देयर एप्लीकेशंस। Organization control security, compliance, and legal requirements. So based on the compliance, based on the security, based on the legal requirement, I can choose where to run my application components, either into public or into private. That I can decide very easily. Correct? तो ये हाइब्रिड क्लाउड है जो कि मोस्ट फ्लेक्सिबल मॉडल है। नेक्स्ट हम चलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जब हम क्लाउड की बात कर रहे होते हैं तो हमें एक चीज समझनी होती है, कैपेक्स एंड ओपेक्स। तो अब क्या है कैपेक्स एंड क्या है ओपेक्स, मैं बता देता हूँ आपको। तो कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओपेक्स का मतलब होता है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। तो कैपेक्स मतलब, अगेन, कोई भी आप डेटा सेंटर बिल्ड करने वाले हो तो सबसे पहले आपको एक स्पेस चाहिए, तो स्पेस रेंट पे लोगे। उसके बाद आप उसके अंदर रैक्स परचेज करोगे, पैच पैनल परचेज करोगे, केबलिंग, पावर, कूलिंग, मेंटेनेंस, ये सब रहेगा। तो क्या होता है कि द अपफ्रंट स्पेंडिंग ऑफ मनी ऑन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मतलब ये है कि मैं अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। Cost from capex have the value that reduce over the time, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कंप्लायंस रूल होता है। तो जो भी सर्वर्स मैंने परचेज कर रखे हैं, आफ्टर एवरी 5 और एवरी 7 ईयर आई हैव टू रिप्लेस माय हार्डवेयर एज पर द कंप्लायंस। तो मतलब क्या है, अब मैं अगर हार्डवेयर रिप्लेस कर रहा हूँ तो ये पुराना हार्डवेयर क्या होगा, इसका तो प्राइस ही रिड्यूस होगा, तो एक तरह से स्क्रैप में जाएगा पुराना हार्डवेयर, और फिर से मैं नया हार्डवेयर परचेज करूंगा तो मुझे फिर से मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा इसके अंदर, कैपेक्स के अंदर, अगर आप खुद का डेटा सेंटर बना रहे हो। फिर हमारे पास है ओपेक्स, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। रादर देन परचेजिंग योर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट यू विल डू, यू विल स्पेंड ऑन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एज नीडेड, पे एज यू गो। इसका मतलब जो भी रिसोर्स आपको चाहिए उसको यूज करो, रेंट पे लो, ठीक, और उसको पे, उसके लिए पे करो आप, जितने भी ड्यूरेशन में उसको यूज कर रहे हो। सो कोर्स गेट बिल्ड इमीडिएटली, तो आपको जो बिल होगा वो इमीडिएटली मिल जाएगा। इसी के बिहाफ पे हमारे पास अब क्लाउड के अंदर क्या है, हमारे पास क्लाउड में है कंजप्शन बेस्ड मॉडल, ओपेक्स के बिहाफ पे। तो कंजप्शन बेस्ड मॉडल क्या है उसको भी समझ लेते हैं। सो कंजप्शन बेस्ड मॉडल का मतलब है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स ऑपरेट ऑन अ कंजप्शन बेस्ड मॉडल। This means that customers only pay for what they are using. So whatever they use is what they pay for. तो इसका मतलब सिंपल है, मैं जो भी यूटिलाइज कर रहा हूँ, अगर मैंने कोई वर्चुअल मशीन बनाई, उसके अंदर मैं 1 वर्चुअल सीपीयू एंड 1 GB रैम और 100 GB स्टोरेज और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज सर्वर 2016 ये यूज कर रहा हूँ, तो इसका पर आवर चार्जेस होगा जो मुझे पे करना होगा मेरे सर्विस प्रोवाइडर को। अब मैंने 1 घंटे यूज किया, 2 घंटे यूज किया, 3 घंटे यूज किया, बेस्ड ऑन दैट आई हैव टू पे टू माय सर्विस प्रोवाइडर। बेटर कॉस्ट प्रिडिक्शन, सो यू कैन प्रिडिक्ट योर कॉस्ट। प्राइस फॉर इंडिविजुअल रिसोर्स एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, तो आपको इंडिविजुअल दैट मींस कंसोलिडेटेड बिलिंग यू विल गेट फॉर योर सर्विसेज। बिलिंग इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल यूजेस, तो जो भी आप यूटिलाइज करोगे उसी के बिहाफ पे आपका बिल होगा। इसका मतलब सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आपके यूटिलाइजेशन को मीटर करेगा। जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करें या मोबाइल के पोस्टपेड कनेक्शन की बात करें, सिमिलरली आपका सर्विस प्रोवाइडर भी आपके यूटिलाइजेशन को मीटर कर रहा है। अगला टॉपिक देखते हैं, बेनिफिट्स। अब क्लाउड में आ गए हैं और उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, क्योंकि मैं क्लाउड में मूव कर रहा हूं तो कुछ तो बेनिफिट होगा। अगर कुछ बेनिफिट्स हैं
तो वो क्या है? सबसे पहले आता है हाई अवेलेबिलिटी। अब हाई अवेलेबिलिटी क्या है? तो सिंपली अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट में अगर मैं एक सिंगल वर्चुअल मशीन बनाता हूं तो उसमें मेरे को मिलता है एक एसएलए, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, जो होता है 99.9%। अब ये एसएलए डिफाइन करता है कि ये वर्चुअल मशीन जो है उसका मैक्सिमम डाउन टाइम कितना होगा या अप टाइम। तो अप टाइम और डाउन टाइम जो है वो एसएलए से पता लगता है अपने को कि अगर किसी भी रीजन से ये वर्चुअल मशीन डाउन होती है, जो कि मतलब कोई भी सर्विस डाउन होती है और ये वर्चुअल मशीन डाउन है, तो ये कितनी देर के लिए डाउन रहेगी, वो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक एसएलए देता है, जो कि 339 एसएलए है सिंगल वर्चुअल मशीन के लिए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास है एक बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशन और मुझे चाहिए हाई अवेलेबिलिटी, मतलब मुझे हायर एसएलए चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट जो दे रहा है उससे भी हायर एसएलए चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं मोर देन वन इंस्टेंसेस बना लूंगा, आइडेंटिकल इंस्टेंसेस बना लूंगा हाई अवेलेबिलिटी के लिए। और उसके बाद क्लाउड के अंदर अगर मैं एज्योर की बात करूं तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे कि अवेलेबिलिटी सेट है, अवेलेबिलिटी जोन है, जिनको मैं यूज कर सकता हूं और मैं अपनी अवेलेबिलिटी को, एप्लीकेशन की अवेलेबिलिटी को, एसएलए को इंक्रीज कर सकता हूं। तो अगर इसको समझना है तो मैंने एजी 104 के अंदर मॉड्यूल नंबर 8 में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, कंप्यूट मॉडल के अंदर ये कैसे होता है। तो हाई अवेलेबिलिटी का फीचर मिलेगा आपको क्लाउड के अंदर। आप हाई अवेलेबिलिटी ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं और अपना एसएलए इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी वर्चुअल मशीन का अप टाइम जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। फिर इलास्टिसिटी, रिसोर्सेज आर इलास्टिक इनटू क्लाउड। और जब मैं बोलता हूँ इलास्टिक, इसका मतलब क्या है? इलास्टिक का मतलब कि आपको ऑन डिमांड, मतलब अब मेरे पास एक वर्चुअल मशीन है जिसके ऊपर वन वर्चुअल सीपीयू, 1 GB रैम जो है मैं यूज कर रहा हूँ। अब ये जो है ये 100 रिक्वेस्ट पर सेकंड जो है ये मैनेज कर सकता है। ये इसका मतलब स्ट्रेंथ है कि ये 100 रिक्वेस्ट पर सेकंड को ये मैनेज कर लेगा, एंटरटेन कर लेगा। व्हाट इफ आई एम गेटिंग ग्रेटर देन 500 रिक्वेस्ट? इन दैट केस, so either I should replace, scale up my computer resource, or I should add a virtual machine. So जब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी की, इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि जो भी अभी लोड चल रहा है उस लोड के बिहाफ में मेरे पास करेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि उस लोड को हैंडल कर पाए। इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी इन क्लाउड। तो आपको ऑटोमेटिकली ये स्केल अप, इसको स्केल अप नहीं बोलूंगा मैं, इसको मैं बोलूंगा स्केल आउट, स्केल इन, ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करेगा। और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के अंदर ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा आपके नंबर ऑफ इंस्टेंसेस को बेस्ड ऑन द करंट लोड, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी इन क्लाउड। फिर हमारे पास आता है स्केलेबिलिटी। अब स्केलेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो क्लाउड के अंदर क्या होता है, स्केलिंग एक फीचर है जो क्लाउड के अंदर आपको मिलता है। आप इजिली रिसोर्सेज को स्केल कर सकते हैं। अब दो तरह की स्केलिंग होती है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि मैं जो है वो मोर देन वन इंस्टेंसेस ऐड कर रहा हूँ लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। करेक्ट। वर्टिकल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग का मतलब क्या होता है कि सिंगल सर्वर है मेरे पास, इस सिंगल सर्वर के ऊपर मैं अपने कंप्यूट रिसोर्स को इंक्रीज कर रहा हूँ और डिक्रीज कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, स्केल अप स्केल डाउन। मतलब अभी मैं 1 वर्चुअल सीपीयू यूज कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मैंने 2 वर्चुअल सीपीयू कर दिया, जैसे लोड बढ़ा, फिर मैंने 4 कर दिया, फिर मैंने 6 कर दिया और उसके बाद मैं रिड्यूस कर रहा हूँ वापस से। तो इसको बोलते हैं स्केल अप स्केल डाउन, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल स्केलिंग। सेम सर्वर के ऊपर ही आप अपना कंप्यूटर रिसोर्स हार्डवेयर जो है उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल स्केलिंग। और हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है कि मैं मल्टीपल इंस्टेंस, मल्टीपल सर्वर्स ऐड कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। प्रिडिक्टेबल मतलब क्या है, आपको प्रिडिक्टेबल कॉस्ट मिलेगा, कॉस्ट कंसिडरेशन मिलेगा। आप जो है आपका जो यूटिलाइजेशन उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो और आपका सर्विस प्रोवाइडर जो है वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को यूज करता है जिसमें आपको फोरकास्ट भी देगा और आप उसके बिहाफ पे आप डिसाइड कर सकते हो। गवर्नेंस, so based on the governance compliance I can choose if I have any data authority compliance, so based on that I can govern my resources and I would be able to deploy my resources in a compliant way. सो कंप्लायंस को भी हम मैनेज करते हैं। मैनेजेबिलिटी, मैनेजेबिलिटी इजी हो जाती है, वहाँ पर डिफरेंट एपीआई कॉल्स होती हैं जिसके थ्रू मैं रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता हूँ थ्रू पोर्टल, पावरशेल, सीएलआई और एसडीके यूज कर सकता हूँ मैं। तो रिसोर्सेज को मैनेज करना इजी है क्लाउड के अंदर। सिक्योरिटी, तो डिफरेंट लेयर, डिफेंस इन डेप्थ, डिफरेंट लेयर के ऊपर वहाँ पर डिफरेंट सिक्योरिटी टूल्स हैं जिसके थ्रू आप, लाइक मैं अगर बात करूं डेटा एट रेस्ट, डेटा इन ट्रांजिट, तो हम इंक्रिप्शन यूज कर सकते हैं, हम एनएसजी यूज कर सकते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में इनबाउंड आउटबाउंड ट्रैफिक को फिल्टर कर सकता हूँ लेयर 4 के ऊपर। लेयर 7 के ऊपर करना है तो मैं डेडिकेटेड फायरवॉल यूज कर सकता हूँ, मैं वेब एप्लीकेशन फायरवॉल यूज कर सकता हूँ। तो बहुत सारे टूल्स एंड सर्विसेज एंड डीडोस प्रोटेक्शन यूज कर सकता हूँ जिसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, एक सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता हूँ क्लाउड के ऊपर। रिसोर्सेज जो है वो रिलायबल है, आपको रिलायबिलिटी मिलेगी। तो रिसोर्सेज रिलायबल है। अब ये है सारे के सारे क्लाउड बेनिफिट्स।
शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल आपको याद होगा, सॉरी। तो उसमें जो पहला मॉडल था इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इसमें क्या होता है कि फिजिकल डेटा सेंटर और फिजिकल बिल्डिंग ये आपका सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करेगा। फिजिकल नेटवर्क, फिजिकल फायरवॉल, फिजिकल सिक्योरिटी आपका सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करेगा। फिजिकल होस्ट और उसके ऊपर जो डिस्क लगी होगी उसको मैनेज कर रहा है सर्विस प्रोवाइडर, दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। अब फिजिकल होस्ट के ऊपर जब आप वर्चुअल मशीन रिक्वेस्ट करते हो तो आपकी वीएम जो होती है वो प्लेस होती है वो फिजिकल होस्ट के ऊपर। तो इस वर्चुअल मशीन के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। इस वर्चुअल मशीन के अंदर एप्लीकेशन जो डालने वाले हो आप रिस्पॉन्सिबल होगे उसके लिए। इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आप रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए। रेस्ट इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपका सर्विस प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबल है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैस की, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या होता है, फिजिकल होस्ट जो है वो सर्विस प्रोवाइडर मैनेज कर रहा है, फिजिकल होस्ट। फिजिकल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर मैनेज कर रहा है। फिजिकल बिल्डिंग डेटा सेंटर सर्विस प्रोवाइडर मैनेज कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपकी रिसोर्स के लिए, एप्लीकेशन के लिए, वो आपका सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करेगा। डिप्लॉयमेंट टूल्स, डेटाबेस, दैट मींस जो रन टाइम आपने सेलेक्ट किया है, बेस्ड ऑन दैट रन टाइम व्हाटएवर डिप्लॉयमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यू नीड, दैट विल बी मैनेज्ड बाय योर सर्विस प्रोवाइडर। You will only focus on your code. It means you will only focus on your business continuity in PaaS. एक बार फिर से ये रिव्यू हो रहा है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अंदर क्या होता है कि पहले भी हमने डिस्कस किया था, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अप टू एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबल है। अब मेरे को M365 की एप्लीकेशन मिल गई माइक्रोसॉफ्ट की, इसमें मैं यूजर्स बनाऊंगा, ग्रुप्स बनाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप, शेयर्ड फोल्डर्स, करेक्ट, वो सब मैं बनाऊंगा। इसके अंदर यूजर्स बनाऊंगा, उनको परमिशन दूंगा, वो अपने मेल बॉक्सेस एक्सेस करेंगे। तो एप्लीकेशन के अंदर जो भी डेटा स्टोर कर रहा हूँ मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा, यूजर्स होंगे उनके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। एप्लीकेशन डिजाइन कर दी है सर्विस प्रोवाइडर ने, उसको हमें यूज करना है और हम सब्सक्रिप्शन बेसिस पे वो एप्लीकेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके एग्जांपल है हमारे पास, जैसे M365 हो गया, शेयर पॉइंट हो गया, CRM हो गया, वन ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, ये सारे के सारे SaaS एप्लीकेशन के एग्जांपल हो। तो अब मेरे ख्याल से जो क्लाउड का बेसिक है वो आप सभी लोगों को क्लियर होगा। ये कंपैरिजन है तीनों मॉडल्स का, तो एक बार फिर से समझ लो इसको कि क्या है कंपैरिजन। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मोस्ट फ्लेक्सिबल सर्विस मॉडल, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं चीजों को कस्टमाइज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। पैस पैस के अंदर क्या होता है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे एक रेडी टू यूज प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहां पे मैं फोकस करूंगा डिप्लॉयमेंट के ऊपर, बिजनेस कंटिन्यूटी के ऊपर। मैं अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज नहीं करूंगा, वो मेरा सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करेगा। ठीक है, मैं सिर्फ फोकस करूंगा अपने कोड के ऊपर। SaaS, पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल, तो बेस्ड ऑन द सब्सक्रिप्शन यू विल परचेज योर एप्लीकेशन एंड यू कैन एक्सेस दैट एप्लीकेशन। तो ये पहला मॉडल का कंटेंट, हमारा पहला मॉड्यूल जो है AMS 900 का, वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बारे में अब हम अगला जो मॉड्यूल हम स्टार्ट करेंगे, तो पहले हम थ्योरेटिकल स्टार्ट करेंगे और उसकी लैब भी मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियोस को जितना ज्यादा हो सके कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर